दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें जो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि फैसले का दिन है आज। नेताओं की बड़ी धड़कन, रुझान है 10 बजे से। जी हां, बात कर रहे हैं कि 2 महीने की लंबी चुनावी प्रक्रिया और मंथन के बाद मतदाताओं ने जो फैसला सुनाया है, अब उसकी अभिव्यक्ति की बारी है। मंगलवार को बिहार की जनता का फैसला आएगा कि वह किसके सिर पर ताज रखने वाली है। विभिन्न दलों के कुल 3733 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू हो जाएगी। पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और करीब 10 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों ने मतगणना की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य भर में 55 भवनों में मतगणना की तैयारी की गई है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि तेजस्वी के बर्थडे पर तेज प्रताप बोले, कहा मैंने छोटे भाई को सीएम की कुर्सी का उपहार दिया। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार 10 नवंबर को नतीजे आने के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। 15 वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी या 15 वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब होंगे। आपको बता दें आज इसका पता चल जाएगा। बीते शनिवार की शाम आए ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। सोमवार को महागठबंधन के सीएम पद के कैंडिडेट तेजस्वी यादव अपना 31वां जन्मदिन मना रहे थे और चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे तेजस्वी ने सादगी से पटना में अपने आवास पर परिवार के बीच अपना जन्मदिन केक काट कर मनाया। और इस मौके पर बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि हमने तेजस्वी यानी उनके जन्मदिन पर को बहुत ही बड़ा उपहार दिया है। वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। नीतीश कुमार के शासन को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देकर कहा कि तोहफा तो बिहार की जनता देगी। जी हां, आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में रांची में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उनके 31वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तोहफा तो बिहार की जनता देगी। 243 सीट वाले बिहार विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में 28 अक्टूबर यानी 71 सीटों, 3 नवंबर 94 सीटों पर और 7 नवंबर 78 सीटों को संपन्न हुआ था और मतगणना 10 नवंबर को है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में राजद के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन की प्रदेश में सत्ताधारी राजग पर बढ़त की भविष्यवाणी की गई है, जिसने तेजस्वी यादव को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी ने लालू के हेल्पर के नंबर पर अपने पिता से बात करने के लिए रात के करीब 12 बजे कई बार फोन किया, लेकिन वह उस समय तक सो गए थे। सूत्रों ने बताया कि युवा राजद नेता ने सोमवार को सुबह 6 बजे फिर से फोन किया, लेकिन अपने पिता से बात नहीं कर सके। हालांकि सूत्रों ने कहा कि लालू ने बाद में वापस फोन कर तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी। लालू के परिवार से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि राजद प्रमुख ने तेजस्वी से कहा कि तोहफा तो बिहार की जनता आपको कल देगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है बिहार में आज किसकी सरकार बन सकती है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि फिल्म निर्माताओं की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ से मांगा जवाब। जी हां, बात करें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को कथित गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से रोकने का अनुरोध करते हुए याचिका लगाई है। बॉलीवुड की फिल्म निर्माताओं की इस याचिका पर हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ से सोमवार को जवाब मांगा है। आपको बता दें न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने एआरजी आउटलायर मीडिया और बेनेट कोलमेट समूह से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि उनके चैनलों या सोशल मीडिया मंचों पर कोई मानहानिकारक सामग्री अपलोड न की जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है और पीछा कर रहे मीडिया से बचने की कोशिश के दौरान ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत का जिक्र किया तथा कहा कि स्वर कुछ धीमा किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से इसकी शक्तियों की वजह से भयभीत हैं।
और अब अगली खबर निकल कर आई जिसमें आपको बता दें कि राज्यपाल कोश्यारी को देशमुख का जवाब। कहा कोरोना के चलते से परिजनों को कैदियों से मिलने की अनुमति नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से गिरफ्तार पत्रकार अर्नब गोस्वामी से उनके परिजनों को मिलने की अनुमति देने के लिए कहे जाने पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 की वजह से जेल में कैदियों के रिश्तेदारों को फिलहाल उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। देशमुख ने संवाददाताओं से कहा कि अधिकारियों की अनुमति से कैदियों को उनके परिजनों से फोन पर बात करने दी जाती है। देशमुख ने यह टिप्पणी तब की जब कोश्यारी ने उनसे फोन पर कहा कि वह 2018 के आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक के परिजनों को उनसे मिलने की अनुमति दें। राजभवन द्वारा इससे पूर्व जारी बयान के अनुसार राज्यपाल ने गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई। देशमुख ने कहा कि मुझे महामहिम राज्यपाल साहब ने फोन किया, उन्होंने मुझसे गोस्वामी के परिजनों को उनसे मिलने देने को कहा है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। आपको बता दें कि इंदौर में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई जारी, मुक्त कराई 13 करोड़ रुपए की जमीन। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में राज्य मंत्री के दर्जे के साथ नदी संरक्षण न्यास के अध्यक्ष रहे कंप्यूटर बाबा द्वारा धार्मिक स्थलों की आड़ में जमीनों पर कथित रूप से अवैध कब्जा जमाने के खिलाफ प्रशासन की मुहिम सोमवार को भी जारी रही। इस मुहिम के तहत कुल 40,000 वर्ग फुट की 2 जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई, जिनका मौजूदा बाजार मूल्य 13 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। और दोस्तों अगली खबर बता दें जो कि यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को योगी सरकार ने दी है बड़ी राहत और लिए हैं कई बड़े फैसले। जी हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और इससे संबंधित 24 प्रकार के सरकारी सेवाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य के परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए अब हर रोज 300 लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट कराए जाने का फैसला लिया है। वहीं स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब हर रोज 225 आवेदकों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परिवहन विभाग के मुताबिक नई व्यवस्था फिलहाल लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा परिवहन कार्यालयों में शुरू की गई है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर है। आपको बता दें कि 9वें दिन भी दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक बाधित, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी। जी हम बात करें कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक लगातार 9वें दिन भी बाधित हैं। इसके कारण इस मार्ग की ट्रेनों को डाइवर्ट करने का सिलसिला भी जारी है। अब आंदोलनकारियों से उकताए रेल प्रशासन और आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक बाधित करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर ली है। आरपीएफ ने ट्रैक बाधित करने वालों की पहचान कर ली है और इन लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। रेलवे केंद्र के अधीन आता है, इसलिए राज्य सरकार इन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए केस वापस भी नहीं ले सकेगी। केस दर्ज होने पर ट्रैक पर बैठे युवाओं को भविष्य में सरकारी नौकरियों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना सोमवार को हिंडौन सिटी जाएंगे। वहां उनका गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ आंदोलन को लेकर बैठक प्रस्तावित है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें जिसमें शिवसेना का तंज, कहा बीजेपी ने नमस्ते ट्रंप किया पर अमेरिका ने उन्हें बाय बाय कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्पष्ट हार होते देखते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें सामना के जरिए शिवसेना ने लिखा कि अमेरिका में सत्ता बदल ही चुकी है और बिहार में सत्तांतर आखिरी पायदान पर है। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्पष्ट रूप से हार होती दिख रही है। हमारे सिवाय देश और राज्य में कोई विकल्प नहीं है। इस भ्रम से नेताओं को निकालने का काम लोगों को ही करना पड़ता है। हिंदुस्तान के भाजपाई नेता और सत्ताधीश नमस्ते ट्रंप के लिए करोड़ों रुपए उड़ा रहे थे। कोरोना काल में ट्रंप को गुजरात में निमंत्रित करके सरकारी खर्च से प्रचार किया गया और उसी से कोरोना का संक्रमण फैला, इसे नकारा नहीं जा सकता है।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें जो कि ड्रग्स केस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी का छापा, ड्राइवर को भी लिया हिरासत में। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स एंगल से जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार को एक्टर अर्जुन रामपाल के मुंबई स्थित घर पर छापा मारा है। एनसीबी की एक टीम ने अर्जुन रामपाल के घर और दफ्तर से सर्च ऑपरेशन किया। एनसीबी सूत्रों के अनुसार अर्जुन रामपाल के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि ड्रग्स केस में कई बड़े स्टार्स के साथ अर्जुन रामपाल का भी नाम उछल चुका है। इससे पहले एनसीबी ने ड्रग्स रखने और खरीद फरोख्त करने के जुर्म में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डिमेट्रियट्स के भाई अगिसियालोस को एक बार फिर हिरासत में लिया है। खबर है कि अगिसियालोस को केस में जमानत मिल गई थी, जिसके तुरंत बाद एनसीबी ने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया। इसके अलावा एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही जो कि मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने किया ऐलान, कहा मध्य प्रदेश में पटाखों पर नहीं लगेगा बैन। जी हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पटाखों पर बैन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान कर दिया है, लेकिन चीनी पटाखे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इस बाबत मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है कि ट्विटर पर चौहान ने एक व्यक्ति के सवाल पर यह जवाब दिया और इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि मामा जी शिवराज सिंह चौहान, क्या देश के कुछ राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा? अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि मध्य प्रदेश खुशियों का प्रदेश है, यहां पर हम खुशियों पर कभी भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। वो आगे लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में पटाखों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन चीनी पटाखों पर प्रतिबंध जरूर लगा रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए लिखा कि आप भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाएं, पटाखे जलाएं एवं धूमधाम से दिवाली मनाएं। और वह अगली खबर में आपको बता दें जिसमें फारूक अब्दुल्ला बोले कि हम बीजेपी के दुश्मन, महात्मा गांधी के भारत में हमारा अटूट विश्वास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि हम देश के नहीं बीजेपी के दुश्मन हैं। वे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी के भारत में विश्वास करते हैं जहां सभी एक दूसरे के बराबर हैं। बता दें कि पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने राज्य में 28 नवंबर से होने वाले आगामी डीडीसी जिला विकास परिषद यानी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और इस बारे में बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम गैंग नहीं हैं, बल्कि पार्टियों का गठबंधन है। जो लोग हमें गैंग बुलाते हैं वे सबसे बड़े डकैत हैं और सबको गैंग के रूप में देखते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अलायंस की सभी पार्टियों को एक चुनाव चिन्ह नहीं मिल सकता, इसलिए सभी पार्टियां अपने अपने निशान पर चुनाव लड़ेंगी और साझा उम्मीदवार खड़ी करेंगी। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में मस्जिदों के इमाम को 5 महीने से नहीं मिली सैलरी। मुस्लिम विधवा महिलाओं की पेंशन भी है बंद। जी हां, आपको बता दें कि 5 महीने से सैकड़ों मस्जिदों के इमाम को सैलरी नहीं मिल रही है। मौजिन आजान देने वाले की सैलरी भी उनके खाते में नहीं पहुंच रही है। इतना ही नहीं, मुस्लिम विधवा महिलाओं को उनकी पेंशन तक नहीं मिल पा रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड सैलरी और पेंशन जारी करता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के कर्मचारी खुद अपनी सैलरी के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के कर्मचारियों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है। बीते कुछ वक्त से बोर्ड में चेयरमैन का पद खाली चल रहा है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट से अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत। जी हां, आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े 2018 के एक मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्णिक की खंडपीठ ने कहा, मौजूदा मामले में उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग किए जाने का कोई मामला नहीं बनता। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि गोस्वामी के पास कानून के तहत राहत पाने का उपाय है और वह संबंधित सत्र अदालत से सामान्य जमानत मांग सकते हैं। उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत अर्जी पर अपना फैसला शनिवार को सुरक्षित रखते हुए कहा था कि मामले में अदालत में लंबित होने का यह मतलब नहीं है कि आरोपी सत्र अदालत से सामान्य जमानत का अनुरोध नहीं कर सकते।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि फाइजर कंपनी की वैक्सीन की खबर के बाद 1000 रुपए सस्ता हुआ सोना, मिनटों में आई 2% की गिरावट। जी आपको बता दें सोमवार को फाइजर कंपनी द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी देने के बाद कुछ मिनट के ही बाद सोने के दाम में अचानक 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि फाइजर कंपनी ने सोमवार शाम को जानकारी दी है कि कंपनी की वैक्सीन कोविड-19 की रोकथाम में 90% तक प्रभावी साबित हुई है। कंपनी ने एक स्टडी के शुरुआती डेटा के आधार पर यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि फाइजर कंपनी और जर्मनी के पार्टनर बायोटेक से पहली ड्रग मेकर हैं जिन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन के बड़े स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद सफलता मिली है। इस खबर के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के दाम में 2% यानी 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। इसके बाद सोने का भाव 51,165 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब कारोबार करते नजर आया। चांदी के भाव में भी 3.5% या 2205 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा की गिरावट आई है। चांदी फिलहाल 63,120 रुपए के करीब है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि सतही हवाएं बंद होने से गंभीर श्रेणी में ही रहेगी दिल्ली एनसीआर की हवा। जी आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में ठंड आ चुकी है और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में शाम को तापमान गिरने से लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। इस बीच पंजाब और हरियाणा में किसानों की ओर से पराली जलाने की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सोमवार को भी दिल्ली एनसीआर, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।